आज हम बायोफिजिक्स में पढ़ेंगे आगे का टॉपिक जो है विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। ठीक है, विद्युत क्षेत्र मतलब ई और विभवांतर मतलब वी, इन दोनों में एक संबंध होगा। ठीक है, स्थिर विद्युत धारिता वाले चैप्टर में हमने स्थिर विद्युत विभव और धारिता वाले चैप्टर में हमने विभव के बारे में पढ़ा है, जबकि स्थिर विद्युत आवेश और क्षेत्र वाले में विद्युत क्षेत्र ई के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो इस अध्याय में दोनों में रिलेशन हमें देखना है। इस वाले व्यंजक में छोटा सा प्रश्न है, इस टाइप से पूछे जाते हैं, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में या फिर विभवांतर में संबंध ज्ञात कीजिए, या फिर एक प्रश्न रहता है विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। इसी के आगे क्वेश्चन रहेगा संबंध बता के विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए करके एक साथ प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले मान लेते हैं कि ए बी क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु उपस्थित हैं तथा जो बिंदु आवेश जो है, ठीक है, कोई प्लस क्यू आवेश है, उसकी वजह से एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वो कहाँ पे उपस्थित है, बिंदु ओ पर एक प्लस क्यू आवेश है, इसकी वजह से एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ है। दो बिंदु ले लिए हैं विद्युत क्षेत्र में, ए बिंदु और बी बिंदु, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मान लेते हैं डी आर, थोड़ा सा अल्प दूरी पे है। ठीक है, अब यहाँ पे ए और बी के बीच विद्युत क्षेत्र जो होगा एक समान होगा और उसकी दिशा कहाँ रहेगा, ए से बी की ओर रहेगा। ठीक है, इस दिशा में इसका दिशा रहेगा। अब मान लेते हैं कि बिंदु ए पर उपस्थित विभव, अब पूरा एक समान विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पे विभव भी होगा बिंदुओं के लिए। मान लेते हैं बिंदु ए पर जो विभव है वो कितना है, v है, और बिंदु बी पर जो विभव होगा उसको हम मान लेते हैं, ये इसकी विभव को मान लेते हैं v मान लेते हैं। ठीक है, b का विभव को हम v मानेंगे, जबकि ये थोड़ा नजदीक है तो इसका विभव क्या होगा, v प्लस डी, क्योंकि बिंदु ए पर जो एकांक धनावेश को जब विद्युत क्षेत्र के नजदीक लाएंगे तो किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो यहाँ पर विभव मान लेते v है। अब चूंकि यहाँ पे डी आर दूरी ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे विभव का मान डी थोड़ा सा ज्यादा होगा v की तुलना में। ठीक है, ये हो गया। तब परीक्षण आवेश को, जो परीक्षण आवेश जो है, परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य, तो इसको बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, मान लेते हैं दूरी डी आर है तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू होगा। छोटा कार्य करेंगे जिसका मान कितना हो जाएगा, Q0 dV। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, ये होगी। ठीक है, ये कहाँ से आया भाई, विभव का फार्मूला क्या था, V बराबर W अपॉन Q0। तो यहाँ से Q0 को इधर साइड चेंज कर देंगे तो V इंटू, या फिर ऐसे लिख सकते हैं W बराबर Q0 इंटू V लिखा जा सकता है, वो यहीं से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में जो किया गया कार्य है, मान लेते हैं DW कार्य कर रहे हैं, छोटा दूरी है इसलिए, तो DW बराबर क्या हो जाएगा, Q0 इंटू dV। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र E द्वारा, यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र भी जनरेट हुआ है, इसके वजह से विद्युत क्षेत्र E द्वारा परीक्षण आवेश जो बिंदु B पे या फिर कहीं पे भी हो, इस पे उस पे लगने वाला बल। ठीक है, विद्युत क्षेत्र E द्वारा परीक्षण आवेश पर आरोपित बल, तो इस पर आरोपित बल कितना है, परीक्षण आवेश पर जो आरोपित बल है वो कितने के बराबर, F बराबर हो जाएगा Q0 इंटू ई होगा। अब ये कहाँ से आया, E बराबर फार्मूला हम पढ़े थे F अपॉन Q0। ठीक है, तो इससे यहाँ ये मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से आया था, आया समझ में, ये हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं आगे, और जो विद्युत क्षेत्र E के द्वारा परीक्षण आवेश पे लगाया गया बल F बराबर Q0 E है। अब इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, क्योंकि इसकी दिशा कौन सी ओर है, इस दिशा में है, उस परीक्षण आवेश को Q0 को A से B से A तक लाने में किया गया कार्य, उसके विरुद्ध कार्य करेंगे तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे कार्य बराबर लेंगे बल गुणित विस्थापन वाला। ठीक है, तो बल के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, परीक्षण आवेश को
आवेश को बी से ए तक लाने में किया कार्य। तो यहाँ पे जो किया गया कार्य होगा dw होगा फिर से, लेकिन यहाँ पे क्या है बल, कार्य का फार्मूला क्या हो जाएगा बल गुणित विस्थापन। ठीक है, तो हम परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, जहाँ पे विस्थापन क्या है dr है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dw बराबर बल कितना F और विस्थापन क्या है dr, इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। और यहाँ पे एक माइनस चिन्ह लगाएंगे। माइनस चिन्ह क्यों लगाएंगे, क्योंकि किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो dw बराबर कितना हो जाएगा माइनस F का मान रख लेते हैं। यहाँ पे F का मान क्या है Q0e इंटू dr, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे हम इस वाले मान को रख दिए। समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से, दोनों में देखिए, दोनों के लेफ्ट साइड में क्या है dw है, इसका भी dw है, दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 में कितना है Q0 dv बराबर में माइनस Q0 e इंटू dr। ठीक है, तो यहाँ से E बराबर कितना हो जाएगा Q0 और Q0 तो कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो dv अपॉन dr, और ये माइनस चिन्ह भी है, तो ये हो जाएगा E और V में संबंध। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। ठीक है, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब इसकी परिभाषा कैसे हो गया, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा विभव के रूप में कैसे बोलेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा ये होगा आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण। ठीक है, किसी आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर, चाहे बिंदु यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र का परिमाण दूरी के साथ, ये हमारा दूरी है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, दूरी के साथ क्या हो रहा है विभव में परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे पास आते जा रहे विभव में परिवर्तन होगा, d मतलब परिवर्तन बता रहा है, और दूरी में भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसकी परिभाषा। अब इसी में है विभव प्रवणता, एक साथ पूछा जा सकता है विभव प्रवणता। ठीक है, तो जो समीकरण 3 में जो है विभव प्रवणता में, जो समीकरण 3 में क्या है, ये जो dv/dr है विभव में प्रवणता, मतलब कमी होना, दूरी के साथ v के मान में कमी हो रहा है, जैसे जैसे नजदीक आएंगे बिंदु O के, तो वहां पे विभव में जो परिवर्तन आ रहा है, कमी आ रहा है, वही क्या कहलाएगा विभव में प्रवणता कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ, है ना, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन हो रहा है वो विभव प्रवणता कहलाता है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। विभव प्रवणता कैसी राशि है, सदिश राशि। ठीक है, तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E बराबर हम लिखेंगे dv/dr। ठीक है, ये माइनस चिन्ह को नहीं लिखेंगे इसके लिए, प्रवणता के लिए, लेकिन विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध में माइनस रहेगा। ठीक है, एक सदिश राशि है, इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ठीक है, इसकी दिशा क्या रहेगा, कम विभव वाले से उच्च विभव वाली ओर रहेगा विभव प्रवणता की दिशा। ठीक है, अब इसमें एक खास बात ये याद रखना कि विद्युत विभव क्या है अदिश राशि, जबकि विभव प्रवणता क्या है एक सदिश राशि। क्यों सदिश राशि है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और विभव प्रवणता ई से ही बना हुआ है, तो ये भी सदिश राशि होगा ही होगा। ठीक है, जबकि विभव की अगर बात करते हैं केवल उसकी बात, तो वो क्या है एक अदिश राशि है। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में है संबंध। अब है अगला टॉपिक परावैद्युत। ठीक है, परावैद्युत वाला टॉपिक जो है अगर पेपर के मद्देनजर देखें तो इसका उतना ज्यादा उपयोग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक है, क्योंकि आगे जो धारिता वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे परावैद्युत शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग होगा, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो इनको मैं केवल ऐसे ही बिना प्रश्न के टॉपिक वाइज ही बता रहा हूँ, छोटा छोटा परिभाषा बस लिख लेना जानकारी के लिए। ठीक है, तो परावैद्युत क्या होगा,
परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते किंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कंडेंसर वगैरह में ना, जो अंदर में एक अभ्रक टाइप का पदार्थ भरा रहता है, या कभी कभी देखना लकड़ी की छीले वगैरह भी भरे रहते हैं कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, वो एक परावैद्युत पदार्थ होते हैं जो विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं विभवांतर या फिर विभव की उपस्थिति में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जैसे कागज, मोम और लकड़ी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये परावैद्युत पदार्थ है जो विद्युत रोधी है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं कि इनमें विद्युत धारा बह रहा है। ठीक है, इनके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, परावैद्युत प्रकार पदार्थ के दो प्रकार हैं। पहला जो है वह है ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ और दूसरा है अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, दो प्रकार के हैं, एक ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ है और दूसरा अध्रुवी। अब यहाँ पे जो है ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ क्या है उसको पहले परिभाषित कर देता हूँ, फिर अध्रुवी को और इसका एक उदाहरण भी बता देता हूँ। तो ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के जो धन ध्रुव और ऋण ध्रुव, ठीक है, दो प्रकार के ध्रुव रहेंगे, ध्रुवी है तो ठीक है, वो जो है संपाती नहीं होते, या फिर उनके अणुओं का जो धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र जो होता है संपाती नहीं होते, एक ही सीध में नहीं होते, उसे हम ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इसके लिए क्या रहेगा, जैसे कि एक पदार्थ है, ठीक है, कैसा पदार्थ है, ध्रुवी पदार्थ है, ठीक है, या ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ है, उनके जो धनावेश और ऋणावेश का जो केंद्र होगा वो क्या होते हैं, संपाती नहीं होते हैं। ठीक है, कहीं भी इस प्रकार से वो जमे रहते हैं, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव का जो केंद्र जो होता है इस प्रकार से, तो इसे हम ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि दो उदाहरण भी है, H2O और HCl, इसका उदाहरण है, इसको भी लिख लेना, जल का अणु और हाइड्रोजन क्लोराइड जो अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के जो धनावेश और ऋणावेश का जो केंद्र होता है वो संपाती होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहेंगे। केवल इसके बारे में इसकी परिभाषा ही को समझते हैं। ठीक है, तो इनके केंद्र आपस में संपाती होंगे, तो कैसे टाइप रहेगा, इसके लिए ये मान लेते हैं एक अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ है, उनके जो धनावेश और ऋणावेश का जो केंद्र रहेगा इस प्रकार से संपाती रहेंगे, एक ही सीध में रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। जैसे कि इसके उदाहरण के अंतर्गत हैं H2 और O2 का अणु, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अणु जो है अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। ठीक है, अब जो है परावैद्युत जो पदार्थ हैं, उनका जो है ध्रुवण करना है, तो ध्रुवण कैसे होता है इसको देखते हैं, वो ध्रुवित कैसे होते हैं। ठीक है, अपने ध्रुवों में बदलते कैसे हैं, तो जब जो परावैद्युत पदार्थ है उसको हम विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं या विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं या उसके चारों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो परावैद्युत पदार्थ क्या हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। ठीक है, इसी परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से और परिभाषित कर देता हूँ। जब परावैद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जो परावैद्युत पदार्थ है बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होते हैं। दो ध्रुव रहते हैं प्लस और माइनस, तो एक द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, प्रेरित होता है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण जो है प्रेरित होता है, तथा जिसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जिसका मान जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती हो, कहने का मतलब जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो परावैद्युत पदार्थ जो द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा उसका मान क्या होगा, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा प्रेरित होगा, कम रहेगा तो कम प्रेरित होगा। ठीक है,
तो इस क्रिया को पराविद्युत का ध्रुवण कहते हैं। केवल यहीं तक का बस लिखना है, ठीक है। इसके आगे इसमें और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस केवल ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य, एक है परावैद्युत सामर्थ्य। तो परावैद्युत सामर्थ्य की परिभाषा क्या है, ये भी केवल ऐसी बेसिक जानकारी के लिए है, ठीक है। तो इसको सीधा परिभाषित कर देते हैं। विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को, जब हम विद्युत क्षेत्र किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए लगाएंगे तो उस अधिकतम मान को जिसे आरोपित करने पर परावैद्युत माध्यम से इलेक्ट्रॉन पृथक नहीं हो पाते, ठीक है। परावैद्युत पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जो है पृथक नहीं हो पाते, परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है, ठीक है। जब कोई एक परावैद्युत पदार्थ इस प्रकार, इसमें जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, ठीक है, या फिर एक छोटा सा बना देता हूँ, मान लेते हैं एक परावैद्युत पदार्थ है जिसमें मोम वगैरह भरा हुआ है, ठीक है, या अभ्रक भरा हुआ है यहाँ पे। तो ये हो गया पूरा अभ्रक भरा हुआ है। अब यहाँ पे दो प्लेट लगा देते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश का प्लेट, ठीक है, विभव के लिए। अब इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिए, प्लेट लगाए हैं तब तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक और परिभाषा है उसको मैं बता देता हूँ। विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को जिसे आरोपित करने पर परावैद्युत माध्यम जो है बिना भंजन के क्या करता है, सहन कर सकता है, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। ये क्या है, एक प्रकार का माध्यम का कार्य करते हैं, दो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के लिए एक माध्यम का कार्य करते हैं। तो ये कितना अधिकतम से अधिकतम मान जिसके द्वारा क्या होता है, ये भंजन, मतलब ये परावैद्युत पदार्थ खुद विभव के या विभवांतर के क्षेत्र में टूटता नहीं है और क्या करता है, आवेशों का क्या होता है, प्रवाह होने देता है एक सिरे से दूसरे सिरे पे या फिर एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे, ठीक है। तब उस परावैद्युत माध्यम या पदार्थ का क्या कहलाता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। वायु का जो परावैद्युत सामर्थ्य है वो जो है 3×10⁶ वोल्ट प्रति मीटर है। ये इसको याद रख लेना, जनरल नॉलेज का काम आएगा, ठीक है। वायु का जो परावैद्युत 3×10⁶ वोल्टेज का होता है, ठीक है। ये हो गया परावैद्युत के बारे में। अब हमारा मेन टॉपिक आ जाते हैं इस चैप्टर का जो है दूसरा। हमने स्थिर वैद्युत विभव के बारे में तो पढ़ लिया है, ठीक है। अब जो है धारिता के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में दो टॉपिक थे, एक विभव वाला और दूसरा धारिता। तो अब आते हैं विद्युत धारिता। प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर का, विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक और वीमी सूत्र लिखिए, ठीक है। तो धारिता से हम क्या समझते हैं, धारण करना, जैसे कि एक पात्र में जल को धारण करने का गुण होता है, ठीक है। जैसे 1 लीटर का पात्र है तो 1 लीटर का पानी या फिर तेल होगा या फिर और कोई दूसरा द्रव वाला पदार्थ को धारण कर लेगा, ठीक है। तो उसमें धारण की क्षमता होता है। उसी प्रकार जो है कोई भी चालक होता है, जो विद्युत का चालक है, सुचालक है, उसमें जब हम आवेश डालते हैं तो वो भी आवेश को ग्रहण करने का गुण रखता है। जैसे कि हमारे शरीर की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, वो भी एक विद्युत का चालक है। तो हमारे द्वारा किसका ग्रहण किया जाता है, हम जो उष्मा का ग्रहण करते हैं, ठीक है। उष्मा धारित है, हमारे शरीर में टेम्परेचर रहता है, कुछ ना कुछ रहता है ना, 33 डिग्री नॉर्मल, ज्यादा हो जाता है तब भी दिक्कत है, कम होता है तब भी दिक्कत है। तो हमें भी एक धारण क्षमता है। उसी प्रकार कोई विद्युत का जो चालक प्लेट है उसमें भी धारण क्षमता होगा, तो वो आवेश को धारण करेगा, ग्रहण करेगा, तो वही क्या है, विद्युत धारिता कहलाएगा, ठीक है। अब इसकी परिभाषा को मैं पढ़ देता हूँ। किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। विद्युत धारिता में क्या है, किसी चालक जो है दिया गया आवेश कैसा है, आवेश विभव में वृद्धि के बराबर है, विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती। तो एक अनुक्रमानुपाती कहने का मतलब है एक चालक है, इसको हम आवेश देते जा रहे हैं। तो मान लेते शुरू में इसका विभव 0 था, बाद में V का मान 2, 3 ऐसे करके बढ़ते गया, मान लेते हैं 5 वोल्ट तक हो गया। तो उसके विभव में क्या हो रहा है, आवेश देते जा रहे हैं, Q डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, आवेश की संख्या में वृद्धि होते जा रहा है। तो Q किसके समानुपाती है,
G के समानुपाती है। ठीक है, आया समझ में। अब समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, वो नियतांक है C। ठीक है, जहां पे हम बताएंगे C एक अनुपातिक नियतांक है। C क्या है? अनुपातिक नियतांक है जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, तो ये C जो है वही चालक की विद्युत धारिता है। अगर B का मान 1 हो तो, ठीक है, अगर हम 1 वोल्टेज मतलब आवेश देते हैं किसी चालक को और उसके विभव में 1 वोल्टेज की वृद्धि होता है तो Q बराबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है, इस समीकरण से B का मान 1 रखेंगे तो Q का मान C हो जाएगा। अर्थात इसको हम कैसे बोलेंगे? किसी चालक की विद्युत धारिता आंशिक रूप से आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है जो उसकी विभव में एकांक वृद्धि करता है। ठीक है, तो किसी चालक की विद्युत धारिता वो क्या है? आंशिक मान है जो किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसकी विभव में कितना वृद्धि करता है? एकांक वृद्धि, इकाई वृद्धि करता है। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से देखिए हमें क्या चाहिए? विद्युत धारिता। तो समीकरण 1 से C का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? Q/V। तो ये हो जाएगा विद्युत धारिता का फॉर्मूला। मेन फार्मूला अगर देखें तो ये हो जाएगा विद्युत धारिता का फॉर्मूला। ठीक है, अब जो C का SI मात्रक है, मतलब विद्युत धारिता का जो मात्रक है वो इसका मात्रक क्या है? वो है फैराड। ठीक है, इसका जो SI मात्रक है फैराड है। फैराड नामक या फैरेड बोल सकते हैं, फैराड नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया, इसलिए इसका मात्रक जो है फैराड है। ठीक है, तो इसका जब आप परिभाषा लिखोगे तो कैसे लिखोगे? कहाँ से? जो बोल्ड लेटर है ना आपकी बुक में, किसी चालक को आवेश देने पर जो है उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसे करके उसके बाद इनको पूरा लिखोगे यहाँ तक के। उसके बाद मात्रक पूछा जा रहा है तो मात्रक को लिख लेना कि इसका मात्रक फैराड है। ठीक है, ये हो जाएगा विद्युत धारिता से। अब इसी में एक और है, 1 फैराड को परिभाषित कीजिए करके भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा, आगे मान लेते हैं इसी में एक जोड़ दिया जाएगा, विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए और 1 फैराड को परिभाषित कीजिए। तो 1 फैराड बराबर कितना हो जाएगा? 1 फैराड या फिर 1 फैराड बराबर कितना हो जाएगा? क्या है? Q/V है। ठीक है, Q मतलब कूलाम है और V मतलब वोल्ट है। तो 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट का मान कितना होगा? 1 फैराड के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको मैं 1 फैराड को कैसे परिभाषित करूंगा? जब किसी चालक को हम 1 कूलाम आवेश देते हैं, ठीक है, तो उसकी विभव में अगर 1 वोल्ट की वृद्धि होता है ना, तो हम कहेंगे कि उस चालक की जो धारिता है वह 1 फैराड है। ठीक है, ऐसा समझ में। जब हम आवेश किसी चालक को आवेश देंगे 1 कूलाम का, तो उसके 1 वोल्ट की वृद्धि होगा उस चालक की धारिता में। ठीक है, तो उसे हम 1 फैराड कहेंगे। ऐसा समझ में। इस प्रकार से है ये। इसका विमी सूत्र देख लेते हैं। विमी सूत्र, इसका विमी सूत्र सीधा सीधा आपको याद रखना है। इसका विमी सूत्र मैं लिख देता हूं, m⁻⁻1 L T और A इन पदों में है। तो m⁻⁻1 L⁻2 T⁻4 और A⁻2। ये इसको भी याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं।